हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विविध पढ़ रहे हैं घटना चक्र आई दृष्टि में, और आज ये आपकी विविध की लास्ट क्लास है। इसमें मैं आपको पूरा विविध कंप्लीट करा दूंगा। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं योजना परियोजना से। इसके पहले हम लोगों ने क्लासों में पुरस्कारों को कंप्लीट किया था। आज शुरुआत कर रहे हैं योजना परियोजना। तो इसमें आता है जल संचय जन भागीदारी पहल है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पहल है ये इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि कहाँ लॉन्च हुई है, ये लॉन्च कहाँ पे हुई है, उद्देश्य क्या है और किसने किया है। ठीक है, बस इतना चीज़ को समझिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करिए। तो जल संचय जन भागीदारी पहल है, ये जो गुजरात है सूरत, इसी में यहाँ पे पहल का शुभारंभ हुआ है। किस लिए हुआ है? तो गुजरात की जो स्टेट है उसमें वर्षा का जो जल संचय है उसको बढ़ाने के लिए, और लंबी समय तक जो जल की स्थिरता है वहाँ पे जो संचय कर रहे हैं उसकी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 25,000 यानी 24,800 वर्षा जल संरक्षण जो स्ट्रक्चर्स है उसका निर्माण किया जाएगा। अब आता है विजुओ एनएक्सटी। विजुओ एनएक्सटी जो है इसको किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। किस लिए है? तो जो फैशन है ना, फैशन, तो फैशन के ट्रेंड्स को समझेगा, ट्रेंड्स के बाद जो उसका पूर्वानुमान लगाएगा मार्केट का, अन्य सारी चीज़ों का। तो ट्रेंड्स को समझने के लिए ट्रेंड्स की जानकारी देगा, पूर्वानुमान लगाएगा। और इसने AI और EI, AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा क्या है? EI मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस और AI दोनों का यूज कम्बिनेशन है ये, और इसी के थ्रू जो है विजुओ एनएक्सटी जो हमारा फैशन ट्रेंड्स है उसके पूर्वानुमान है वो लगाएगा। ठीक है, तो ये किसकी ये पहल जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की ये पहल है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अब आता है सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम। ये मैंने आपको बड़े वाले आर्टिकल में पढ़ाया था। रीसेट कार्यक्रम जो किस खिलाड़ियों को जो रिटायर हो चुके हैं उनको राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुरू हुआ है, उनको नया कौशल देगी, और ये लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ये इसको लागू करेगा। अब आता है रोड टू स्कूल कार्यक्रम। यूपी का है। किस लिए है? तो गोरखपुर जिले में शुरू हुआ निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। ये जो इसलिए बनाया गया था रोड टू स्कूल कार्यक्रम, ताकि स्कूल में जो है उपस्थिति बढ़े, लोग जाएँ लोग, इसीलिए। ठीक ना। बेसिक शिक्षा विभाग, अशोक लीलैंड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन, इन लोगों ने मिलकर यह पहल चलाई, कार्यक्रम चलाया। पुणे मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण जो है वो शुरू हुआ है, तो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसको इग्नोर ही करिएगा। ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP, इसको मैंने पढ़ाया था। GTTP ये क्या है? तो ग्रीन ट्रक होता ये है कि आप कोई जहाज आता है बंदरगाह पे, तो जो ग्रीन ट्रक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको जो है जहाज़ों को लाते हैं बंदरगाह किनारे, या उसको फिर वहाँ पे उसको छोड़ते हैं। तो जो ग्रीन ट्रक होते हैं ना, तो वो जाहिर सी बात है कि वो कार्बन इमिशंस हो रहा है वहाँ पे, तो जो समुद्री परिचालन में कार्बन उसको मुक्त करने के लिए ये जो है पूरा ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम चलाया गया। इसका मकसद था कि जो पारंपरिक ईंधन से चलने वाले जो हार्बर में टग होते हैं उनको जीरो इमिशंस पे चलाया जाए। ठीक है, तो 2040 तक इसको जो है हमें क्या करना है, जो सभी टगों को जो है इसको ग्रीन ट्रक में बदल देंगे। टारगेट हमारा 2040 तक, तो इसी के लिए जो है ये GTTP जो है ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पहले इसलिए क्योंकि ये पंचकर्म, इसको ध्यान देना, इसको नोट कर लेना आप लोग। पंचकर्म जो है ये संकल्प है, इसी के थ्रू जो है इसको चलाया जा रहा है। अब आ रहा है स्वच्छ पौध कार्यक्रम, क्लीन प्लांट कार्यक्रम, CPP, कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको प्रस्तावित को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसको मंजूरी दी गई है। ये अगले 2024-25 से 2028-29 तक जो शहरी गरीब है, मध्यम वर्गीय पर, इसके लिए 1 करोड़ आवास बनाएगा। प्रधानमंत्री जीवन योजना में संशोधन हुआ है। जीवन योजना क्या है? इसका उद्देश्य है कि जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ साथ तालमेल बनाए रखना है और निवेश को आकर्षित करना है। क्रियान्वयन सीमा कब तक बढ़ाई गई है? 5 सालों के लिए बढ़ाई गई है, यानी 28-29 तक ये काम करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में यही फिर जो है इसको 5 साल के लिए क्रियान्वयन के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद आता है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। तो ध्यान देना है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। तो पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पे है? तो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क है, इंपॉर्टेंट है इसको। सिकुनला सुरंग है परियोजना, ये मोदी जी द्वारा लद्दाख में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुभारंभ हुआ। BRO बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP, तो इसके जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए और जो ओवर द सी सिटीजन्स होते हैं, OCI यात्री होते हैं, उनकी सुविधा के लिए जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल 3 पर इस प्रोग्राम को जो है उद्घाटन किया गया है। अभी 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लॉन्च किया जाएगा। तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम है FTI-TTP।
भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ पे शुरू हुई है? तो जामताड़ा जिले में हुई है, कास्ता कोयला ब्लॉक में, झारखंड के। इसको मैंने पढ़ाया भी है आपको। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम, इसको मैंने पढ़ाया है। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पे 2200 करोड़ रुपए का जो है ये प्रस्ताव मिला हुआ है। अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो है VGF योजना है, वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना है। तो इस तरह का ध्यान देना, आपको मैंने पढ़ाया, ये सारी चीज़ें आपको मैंने उसमें बड़े वाले आर्टिकल्स में सब कुछ पढ़ाया, इस पर रिपीटेड है। इस योजना का लक्ष्य है कि भारत में पहली जो अपतटीय पवन ऊर्जा है उसकी परियोजनाओं की स्थापना करना है। इसमें होगा क्या कि गुजरात और तमिलनाडु में जो तट पे हैं उन पे अपतटीय पवन ऊर्जाएं स्थापित की जाएंगी। जनता भवन सौर परियोजना है, ये इम्पॉर्टेंट है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा असम सचिवालय में इस परिसर का जो है उद्घाटन हुआ है। अभी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और भी है कि असम सचिवालय जो है ऐसा देश का पहला सिविल सचिवालय है जो दैनिक यूज होता है बिजली का, वहाँ पे वो सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है बिजली। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अब आता है भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत जो है ज्वाइंटली एक तरह से हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ पे शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश झाकड़ी में हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कराया भी है पहले भी। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो है ये MP में हुई है। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना सुपर थर्मल पावर योजना जो है ये प्रधानमंत्री द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित की गई है। इसी दिन झारखंड में उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है। तो सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो झारखंड में है। और यहाँ पे आप ध्यान देना, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी यहाँ पे सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है ये सिंगरौली में शुरू की गई है, सोनभद्र में। प्रधानमंत्री मोदी आवास घरकुल योजना, तो इंपॉर्टेंट बात है कि मोदी आवास घरकुल योजना निम्न में से किस स्टेट में शुरू की गई है? तो ऑप्शन दे देगा आपको, महाराष्ट्र लगाना है। OBC वर्गों के लिए लाभार्थियों के लिए इस योजना में शुरुआत की गई है। ठीक है, अब आता है सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये आपको ध्यान देना है। तो कहाँ पे नहीं हुई है, ये ध्यान देना, पूरे देश में हुई है विश्व की। तो मोदी जी द्वारा 11 राज्यों में 11 जो पैक्स हैं, पैक्स मतलब जो प्राइमरी ऋण जो समितियाँ होती हैं ये सहकारी में, उसकी प्रायोगिक योजना है। ये एक तरह से प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भंडारण योजना है। अगर ये सफल हो जाएगा तो जो पैक्स हैं उसके माध्यम से जो अनाज भंडारण है उसकी सुविधा लगभग देश के सभी राज्यों में की जाएगी। इस योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है, ये छत्तीसगढ़ में राष्ट्र को समर्पित हुआ है। NTPC आरियल की पहली सौर परियोजना है राजस्थान के छत्तीसगढ़ में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना संबलपुर उड़ीसा में शुरुआत हुई है। ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको शुरुआत किया। इसको 9 शहरों में कानपुर और वाराणसी भी है जहाँ इसको लॉन्च किया गया। युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 युविका, इसरो ने इसको जो है स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है। तो जाहिर सी बात है युवा विज्ञानी कार्यक्रम पूछेगा कि निम्न में से किस विभाग की या किसकी कार्यक्रम है? ऑप्शन देगा केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय, या फिर आपका नवीकरणीय नवीन ऊर्जा मंत्रालय, या फिर आपका शिक्षा मंत्रालय और इसरो। तो इसरो आपको लगाना है। ठीक है, उसमें ऑप्शंस में कंफ्यूज कर देगा आपको। तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम जो है वो आपका इसरो द्वारा स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नोखरा सौर परियोजना जो है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में ये प्रस्तावित है और इसकी शुरुआत राष्ट्र को समर्पित की गई है, प्रस्तावित नहीं है। एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, तो ये नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। अब कामाख्या को जानते होंगे आप, आसाम गुवाहाटी है। ठीक है, इसको तो आप इग्नोर ही करना, बाकी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना गुजरात के राज्य बजट में है, ये छात्रवृत्ति योजना है। बुलंदशहर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, जो प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये टुंडला गवारिया पाइपलाइन भी बनी है, तो इंडियन ऑयल की, इसको भी समर्पित किया गया है। एक वाहन एक फास्टैग पहल, निम्न में से किसकी पहल है? तो NHI की पहल है। ठीक है, ध्यान देना, NHI की पहल है। अब आता है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वहाँ के प्रदेशवासी हैं उनको अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए ले जाने हेतु योजना की घोषणा की है, रामलला दर्शन योजना। ठीक है, भारत पहली बाढ़ शमन परियोजना है, तो शहरी बाढ़ शमन परियोजना ये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि जो है, राष्ट्रीय आपदा का शमन निधि है, उसके तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए इंटीग्रेटेड शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ध्यान देना, चेन्नई बेसिन चेन्नई में। ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये कहाँ पे शुरू हुई? तो कहाँ शुरू हुई? तो झारखंड के खूंटी में जो है इस पहल की शुरुआत हुई। इस पहल क्या है, पूरे देश में केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं ना उसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। नेस्ट पहल, तो नेस्ट पहल जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा एक नई रेटिंग है और नई प्रमाणन पहल है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान देना है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना की जो सहायक नदी टॉस है उस पर स्थित है। ठीक है। मिशन शक्ति का चौथा चरण हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको जो है शुरू किया। ठीक है। इसका थीम क्या था, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। तो ये पिछले साल की है, इसको इग्नोर ही कर दो आप, ग्रीन के पहले भी इग्नोर कर दो। और ये भी बहुत पुराना अक्टूबर पिछले साल का है, इस साल नहीं आएगा, इसको भी इग्नोर कर देना आप। ये जो सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना है, हटा देना इसको आप। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशंस और अभियान्स पे। ऑपरेशन और अभियान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। और आपने देखा होगा पिछले साल के पेपर्स में तो यहाँ से सवाल बने हुए हैं, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन मैंने कटास एक्सप्रेस अभी दिखाया ही था। तो सवाल 3 हर साल एक क्वेश्चन बन रहा है, पिछले 5 साल को ट्रेंड्स में देखो तो अभ्यास से, और बहुत ही डीप में पूछता है, थीम पूछेगा या फिर आपका जो है कौन सा INS ने भाग लिया या किस विमान ने भाग लिया, या फिर जो है ये हुआ कहाँ पे। तो विषाणु युद्ध अभ्यास हुआ है नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत। तो जो महामारी फैलती है उसके तैयारी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कराई गई है, पहली बार ये हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान के अजमेर ज़िले में हुआ है। पर्वत प्रहार, ये एक जो है थल सेना ने एक स्ट्रैटेजिक सैन्य अभ्यास किया है लद्दाख में। तीसरा हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है, केंद्र सरकार ने शुरू किया, जानते हैं आप, 15 अगस्त के पहले हर घर तिरंगा अभ्यास शुरू करती है। खान क्वेस्ट 2024 बहुराष्ट्रीय है, शांति स्थापना का सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ पे हुआ, उलन बटोर, मंगोलिया में। अब आता है रिम पैक यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है ये, इम्पॉर्टेंट है। रिम पैक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, विश्व का सबसे बड़ा है। तो हुआ कहाँ पे है, तो हवाई के पर्ल हार्बर USA में ये आयोजित हुआ है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, पिछली बार पूछा गया सवाल ये है कि किस INS ने भाग लिया, तो INS शिवालिक ने भाग लिया। तो नोट करना, कुछ चीज़ों को इग्नोर मत करना। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, ठीक है, रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास। और इसमें ध्यान देना है आपको कि इसका प्रतिनिधित्व भारत का किसने किया, INS शिवालिक ने किया। फ्रीडम एज, तो फ्रीडम एज जो है वो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के बीच में त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब द्वीप जेजू जो है दक्षिण कोरिया का, वहाँ पे आयोजित हुआ, तो इसको नोट मत करना, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान JP नड्डा ने शुरू किया 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। थीम क्या थी, डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से अपना रखे ध्यान। अब आता है सफाई बचाओ, सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ पहल, किस मंत्रालय की पहल है, सवाल पूछा जा सकता है आपको, ऑप्शंस में स्वास्थ्य मंत्रालय दे देगा, फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ध्यान देना आपको, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हुआ है, सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत। रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग 2024, तो ये बहुराष्ट्रीय उन्नत हवाई युद्ध का प्रशिक्षण अभियान है, अलास्का US में हुआ। भारत की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान ने भाग लिया पहली बार। अब आता है साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024, तो कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। गगन अभ्यास, गगन स्ट्राइक 2 हुआ है, थल सेना और भारतीय वायुसेना का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, पंजाब में हुआ। सागर कवच 2024, तो एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है, नौसेना ने लक्षद्वीप के निकट किया है। गगन शक्ति, तो भारतीय वायुसेना ने पोखरण राजस्थान में किया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग ऑपरेशन इंद्रावती। तो एक कार्रवाई देश जो हैती है उसमें भारतीय फंसे थे, उसके लिए निकालने के लिए भारत सरकार ने ये अभियान चलाया था, ऑपरेशन इंद्रावती। वहाँ पे हिंसा काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो पूछेगा कि ऑपरेशन इंद्रावती निम्न में से किस जगह पे लिए जो शुरू किया गया था, तो हैती में जो भारतीय फंसे थे उसको सुरक्षित वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। अभ्यास भारत शक्ति 2024, तीनों सेनाओं का फायरिंग और जो इंस्टेंट कार्रवाई का अभ्यास है, पोखरण में हुआ। अभ्यास फ्रीडम शील्ड है, ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में अभ्यास होता है। ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु शुरू हुआ, ये किस लिए हुआ, तो पशु तस्करी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा यह लॉन्च हुआ था। मिलान अभ्यास है, ये 2024 में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। अभ्यास वायुशक्ति हुआ पोखरण में, एयर टू ए ग्राउंड रेंज में आयोजित हुआ, भारतीय वायुसेना ने वायुशक्ति। हमारा संविधान हमारा सम्मान 24 जनवरी को लॉन्च हुआ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। सहयोग काइजिन 2024, ये अभ्यास है, भारतीय और जापानी तटरक्षक बलों के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ चेन्नई के तट पे। अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 जो है ये भारतीय वायुसेना द्वारा, वायुसेना स्टेशन श्रीलंका जो है, सूर्यलंका, ये आंध्र प्रदेश में हुआ, इसको मैंने पढ़ाया भी आपको। समर डिफेंस का सफल परीक्षण किया गया है, डिफेंस मिसाइल है।
अभ्यास प्रस्थान हुआ है पिछले साल नौसेना द्वारा मुंबई में। इसके बाद के जो अभ्यास है ना, वो रजप्रहार हुआ, ये सब पुराना हो चुका है, क्योंकि इस बार 2024 में पेपर कब हो रहा है, दिसंबर में प्रस्तावित है, मिड दिसंबर में। तो उसके पहले की सारी चीज़ें अब तो फिर अपडेटेड आएंगी ना इसी मंथ के, जैसे नवंबर में जो अभ्यास होंगे, सितंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, तो ये अक्टूबर में जो हो रहे हैं अभ्यास, तो ये हमको पढ़ना है। तो ये महीने उसके पीछे की सारी चीज़ों को छोड़ देना आप, क्योंकि ये पुराना हो चुका है और ये यूजलेस है, ठीक है। इसको आप संप्रीति को छोड़ ही दो। अभी संप्रीति फिर दोबारा होगा तो ये अक्टूबर में होगा, तो ये आएगा अभी खबर में कि कहाँ हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है आयोग समिति। तो व्हाइट लेबल एटीएम मैंने आपको पढ़ाया था, व्हाइट लेबल एटीएम, तो इसके लिए शुल्क संरचना के लिए समिति का गठन हुआ। तो वही सुनील मेहता सीईओ हैं, ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के। ये रिपीटेड है। जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आई है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFCA के अध्यक्ष के राजा रमन को सौंपी गई है रिपोर्ट, ठीक है। 2023 में ध्रुव पुरकायस्थ के अध्यक्षता में गठन हुआ था जलवायु वित्त संबंधी रिपोर्ट के लिए। अब आता है NTA के संचालन से जो परीक्षाएं हैं उसके पारदर्शिता और उसको जो सुनिश्चित करने के लिए, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनी है। तो किसकी अध्यक्षता में बनी है, तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये जो है समिति बनी है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स की जो सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें विभिन्न आयोगों की जांच के लिए समिति बनी है RBI द्वारा, NPCI के पूर्व MD और CEO AP होता की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना आप लोग जून में। अब आता है इम्पोर्टेंट सम्मेलन। इम्पोर्टेंट सम्मेलन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं और सम्मेलन में सवाल ये बनने का पूरा संभावना है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत सरकार द्वारा गोवा में प्रस्तावित है, यह अभी नवंबर में होगा, ठीक है। तो ब्रिक्स साहित्य मंच ये कहाँ पे आयोजन हुआ, तो कजान रूस में हुआ। थीम क्या थी, तो नए यथार्थ जो है उसमें विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों, संस्कृतियों का संवाद। ग्रीन हाइड्रोजन पे दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो आपको ध्यान देना नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में हुआ, ठीक है। अब आता है नागर विमानन पे दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, यही भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल आर्टिफिशियल शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तेलंगाना सरकार ने किया, हैदराबाद में। थीम क्या थी, मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 कहाँ पे हुआ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। पहला ज्वाइंट कमांडर सम्मेलन हुआ कहाँ पे, लखनऊ में हुआ, तो इंपॉर्टेंट है UPPCS के लिए, ठीक है। संयुक्त कमांडर अभ्यास। थीम क्या थी, सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन। इसके बाद आता है आपका कि 5वां ISA स्टील कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है, तो स्टील कॉन्क्लेव हुआ आपका नई दिल्ली में हुआ है। इवॉल्विंग विथ स्टील, फ्यूचर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ई गवर्नेंस पे 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। विश्व वाला आपको पता होगा, ठीक है। मुख्य विषय क्या है, विकसित भारत, सुरक्षित और सतत सेवा। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन फिर वही भारत मंडपम नई दिल्ली में। मैक्सिमम चीज़ें भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब कुछ ना आए, जहाँ समझ में आए तहाँ भारत मंडपम लगा देना, सब संभवता है कि सही हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें वहीं हो रही हैं, आप देखना खुद भी। इसी में जो है जिला न्यायपालिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन पे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पे नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी इसको जो है जारी किया था। अब आता है 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी IFEX 2024। ये आपको पता है कि इसमें कहाँ पे हुआ है, तो ये नई दिल्ली NCR में आयोजित हुआ है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ठीक है। जो ये मेरे नॉलेज पार्क है, यहाँ पे 18वां दिव्य कला मेला जो है ये कहाँ पे हुआ है, तो रांची झारखंड में आयोजित हुआ है। किसके द्वारा, तो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इसको आयोजित किया। दिव्य कला मेला 18वां ये कहाँ पे हुआ, रांची में हुआ। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पे हुआ, तो मुंबई में हुआ है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। तीसरा जापान भारत 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री सम्मेलन नई दिल्ली में हुए थे। 2+2 में ये डिफेंस और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो दोनों देशों के भाग लेते हैं। 19वां CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ नई दिल्ली में, क्रिएटिंग वन फ्यूचर इसका थीम था। 28वां दिल्ली पुस्तक मेला हुआ, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा हुआ, इसका थीम था भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव। एमओ इंडिया ये मिलिट्री एम्यूशन पे सम्मेलन हुआ, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के जो इसके थीम थी। CII वैश्विक मेडटेक सम्मेलन हुआ, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा फार्मास्यूटिकल विभाग से नई दिल्ली में। थीम क्या थी, मेडिटेक शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर।
7वां इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो कहाँ पे हुआ? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ। इसका भागीदार क्या था? कौन सा देश? तो वियतनाम था। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का जो उन्नयन भोपाल में हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेमिनार हुआ, कहाँ पे हुआ? तो राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय गांधीनगर में हुआ। ठीक है। पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल पर सम्मेलन हुआ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। साइंस टेक्नोलॉजी पहल सम्मेलन, तो ये आपको ध्यान देना है, नई दिल्ली में हुआ था आयोजित। थीम क्या थी? अस्थायी आजीविका के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है। विश्व शिक्षा सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आबू धाबी में आयोजित हुआ। विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच नई दिल्ली में हुआ। चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो PhD चैम्बर्स नई दिल्ली में हुआ। बायो एनर्जी पाथ टू विकसित भारत, इसकी थीम थी जलवायु शिखर सम्मेलन की। तो इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय है, और दूसरी बात है कि ये जलवायु संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायो एनर्जी पाथ टू विकसित भारत, ये इसका थीम था। जाहिर सी बात है, बहुत सारे फैक्ट हैं, याद करना कम ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कई बार आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपको जो सुनो एक बार दोबारा खुद से पढ़ना या फिर से रिवीजन कर लेना, चीज़ें याद हो जाएंगी। जरूर आप ऑप्शंस देखकर एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है। इसका कोई विकल्प ही नहीं है, इसी तरह पढ़ना पड़ेगा इसको आपको। तीसरा GCTC ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अब इसके बाद एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या थी? नेविगेटिंग एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चैलेंज। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसमें किसको मिला? तो ध्यान देना है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है बागवानी के सेक्टर में तो नागालैंड को मिला। कृषि के सेक्टर में महाराष्ट्र को मिला। तो बागवानी में नागालैंड, कृषि में महाराष्ट्र को मिला। चौथा UN पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? USA में हुआ। इसके बाद आता है 71वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला जो है वो कहाँ पे हुआ? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बुर्गेनस्टाक स्विट्जरलैंड में हुआ। इसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट इसमें ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इसका सत्र हुआ था 112वां, तो कहाँ पे हुआ? जेनेवा में हुआ। ठीक है। अब आता है आपका तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस, ये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ। हरित परिवर्तनों में विज्ञान टेक्नोलॉजी की भूमिका इसका थीम था। ठीक है। AI गुड फॉर वैश्विक शिखर सम्मेलन अंकटाड द्वारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। इसकी थीम थी ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। तो विश्व स्वास्थ्य सभा की जो है ये यहाँ बैठक कहाँ पे हुई थी? जेनेवा में हुई थी। थीम थे ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। अब आता है तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट कहाँ पे हुआ? आबू धाबी UAE में हुआ। 10वां जो है विश्व जल मंच कहाँ पे हुआ? तो ये बाली इंडोनेशिया में हुआ। थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कॉन्क्लेव हुआ कोची केरल में INS द्रोणाचार्य पे आयोजित हुआ। ठीक है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो जो है वो कहाँ पे हुआ? साइंस सिटी कोलकाता में हुआ। भारत के 6G जो है वो जो सम्मेलन हुआ है, तो इसका थीम था 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी फॉर अ डिजिटल वर्ल्ड, तो ये नई दिल्ली में हुआ। अब आता है इंडिया स्किल्स। तो इंडिया स्किल्स क्या है कि भारत सरकार की जो है ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ये भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल्स 2024। ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको। वनों पे जो UN का फोरम का सत्र हुआ वो कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। बाकी चीज़ें इसमें इग्नोर कर दो आप। ये देखो आप, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे UN का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त काफ़ी जो है वो न्यूज में है और काफ़ी जगह आ रहा है, तो इस पर UN का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के नेतृत्व में आयोजन भी किया गया था, तो न्यूयॉर्क में हुआ ये। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये कार्यक्रम जो है रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुआ। वैश्विक हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है। भारत ने इसना स्वयं यहाँ पे मंडप भी बनाया था। ठीक है। तो रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ। 46वीं अंटार्कटिक संधि की जो बैठक होती है, परामर्शदात्री बैठक होती है, वो कोच्चि केरल में हुई है। इसके बाद आपका आता है 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ पे हुआ? वही रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ। ठीक है। रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपुल एंड प्लेनेट इसका थीम था। इसी तरह आता है 6वां अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आबू धाबी UAE में हुआ। थीम क्या थी? एनर्जी टू लीड। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन जो है वो सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ। थीम क्या थी? तो डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ध्यान देना आपको, सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ। सतत विकास के लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो नीति आयोग द्वारा राजस्थान सरकार और UNDP और UN के सहयोग से कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मेला
तो ध्यान देना, इसमें इंपॉर्टेंट है। कुछ एक आपका इंस्टीट्यूट भी पूछ सकता है, यूपीपीसीएस ऐसे इंस्टीट्यूट को पूछता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसका थीम क्या था? नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफ कनेक्ट जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ, मानेक शॉ सेंटर में। उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया। रक्षा मंत्रालय का जो रक्षा उत्पादन विभाग है उसमें एक्सीलेंसी लाने के लिए जो है आईडेक्स डीए द्वारा ये शुरू किया था डेफ कनेक्ट। अब आता है बायो एशिया, 21वां बायो एशिया। तो ये तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में हुआ। इसका थीम था डेटा एंड एआई रीडिफाइनिंग द पॉसिबिलिटीज़। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे हुआ? तो आपको जो है बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है वो कहाँ पे हुआ? तो ये आपको एमपी में आयोजित हुआ है। ठीक है, आपको इम्पॉर्टेंट है ये कि उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी द्वारा यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल खजुराहो में आयोजित हुआ। ठीक है, राग बसंत पे जो है नृत्य करते हुए इसमें जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना इसको। बाकी आता है आपका पहला राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा जो है इसमें फैक्ट्स हैं, लेकिन इसको करना ही पड़ेगा। तो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया है, इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में ही हुआ। रायसीना डायलॉग्स, इसको अपने पढ़ाए हुए हैं, चतुरंगा आप जानते होंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री इसमें मुख्य अतिथि थे, इंपॉर्टेंट है। प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगा। अभी बहुभाषी मंच एक जीवंत परंपरा। अतिथि देश कौन सा था? थीम थी, और अतिथि देश जो था वो सऊदी अरब था। हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पर्थ में। तो पिछली बार मतलब इसमें 2023 वाला था ये। टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल ओशन, इंडियन ओशन, इसकी बात की जा रही है। वर्ल्ड डिफेंस एक्सपो, वर्ल्ड डिफेंस शो, ये कहाँ पे हो रहा है? रियाद, सऊदी अरब में। फिर आपका सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। लेकिन भागीदार देश कौन था? तंजानिया था। थीम स्टेट कौन सा था? गुजरात था। ठीक है, तो ये बातें हैं। विंग्स इंडिया जो है ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित हुआ। ये विमानन सम्मेलन हो रहा है। अब आता है आपका 27वां युवा महोत्सव जो है ये 2024 नासिक महाराष्ट्र में हो रहा है। तो इसका थीम क्या है युवा महोत्सव का? सक्षम युवा, समर्थ भारत, विकसित भारत, युवा के लिए युवा के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक हुई है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। थीम क्या था? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला याद रखना। ठीक है, इंडस फूड ये ट्रेड शो है सबसे बड़ा खाद्य और व्यापार का, तो ये नोएडा में आयोजित हुआ है। ठीक, नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप्स एक्सपो 2024 ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। थीम क्या थी? उत्तर भारत में वो रहते स्टार्टअप्स रुझान। 9वां इंडिया फूड एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 2023 दिसंबर पिछले साल हुआ था 9वां इंडिया फूड एक्सपो। तो एक्सपो का भागीदार देश कौन सा था? वियतनाम था। ठीक है, बस इतना ध्यान दो। बाकी चीज़ें अब जो है इसमें का पिछले साल का है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लो। तो पढ़ना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। गीता महोत्सव कहाँ पे हुआ? अंतर्राष्ट्रीय, तो वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। ठीक है, गलत मत करना, अयोध्या मत आगे चले आना। विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ पे हुआ? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में ही हुआ है। आयुर्वेद वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे हुआ? केरल में हुआ। वैश्विक मात्स्यिकी जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में हुआ। क्योंकि ये पिछले साल के हैं, अब ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इस साल की जो चीज़ें अक्टूबर नवंबर की होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी इस बार के एग्जाम्स के लिए। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया जो है वो प्रोग्राम्स जो है ये कहाँ पे हुआ? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। अब आता है इसमें कि SCO के जो है शासनाध्यक्षों की जो बैठक हो रही है तो वहाँ पे बिश्केक में हुई पिछले साल। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो SCO की बैठक जो है पाकिस्तान में हुई है। तो इसको आप इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको इग्नोर कर लो आप, इसको आप इग्नोर ही कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संधि और समझौता। तो संधि समझौता हम लोग देखते हैं। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है फसाई और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक से इसके बीच में समझौता हुआ है। तो जाहिर सी बात है खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता हुआ होगा। अब आता है रक्षा मंत्रालय द्वारा 2600 करोड़ रुपए की जो अधिक लागत है उसके थ्रू जो है सुखोई 30 MK विमान के लिए इंजन खरीदेगा। ठीक है, तो इसके लिए अनुबंध हुआ है। केंद्रीय जो अमित शाह हैं उनकी उपस्थिति में भारत सरकार में, त्रिपुरा सरकार में, और यहाँ ध्यान देना नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये दो ऐसे जो संगठन हैं जो कि विद्रोही गुट थे, इनके बीच में शांति समझौता हुआ। ठीक है, नई दिल्ली में। तो इम्पोर्टेंट है ये। अब आता है भारतीय नौसेना के बीच में और अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, भारतीय नौसेना और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ। किस लिए?
तो रक्षा क्षेत्र के लिए जो समुद्री अनुप्रयोग हैं उसके विकास से संबंधित हुआ है, MOU साइन हुआ है। भारत और मालदीव के बीच में जो समझौता हुआ है, क्यों? दोनों देशों के बीच में जो सिविल सेवा के अधिकारी हैं उनको ट्रेंड करने के लिए ये जो हस्ताक्षरित है, पहले से हस्ताक्षरित है, उसी का नवीनीकरण किया गया है। ठीक है, 2029 तक इसको रिन्यू किया गया है। तो अब आते हैं श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्वेदिक और प्रौद्योगिकी संस्थान और WHO, इसके बीच में समझौता हुआ है चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए। अब आते हैं गेल इंडिया और जो है CIL इंडिया कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में ये समझौता हुआ है। तो ये संयंत्र के लिए समझौता हुआ है, ऐतिहासिक ज्वाइंट ये उद्यम होगा, रानीगंज में लगेगा, पश्चिम बंगाल में। और बता नागालैंड सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस के मध्य समझौता हुआ है। तो नागालैंड जो है वो आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान जो है इसके लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में समझौता हुआ है। तो भारत सरकार और विश्व बैंक में समझौता में हुआ क्या है कि 4 राज्यों में जो है हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण की बात की गई है और इसके लिए $500 मिलियन का यहाँ पे समझौते हुए हैं। तो 4 राज्य कौन से हैं? तो हिमाचल, राजस्थान, UP और आंध्र प्रदेश हैं। ठीक है, अब आता है रक्षा मंत्रालय का उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच में समझौता हुआ है। तो लखनऊ में यांत्रिकी और सामग्री क्षेत्र में और कानपुर में 2 केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये रक्षा की जो है डिफेंस सेक्टर में, रक्षा मंत्रालय में। अब आता है भारत का जो मानक ब्यूरो है BIS और गोविंद बल्लभ पंत जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है GBPUT, इस दोनों के बीच में जो है समझौता हुआ, मानकीकृत कृषि के लिए ये समझौता ज्ञापन हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक संपदा समझौता हुआ है तो भारत और अमेरिका के बीच में नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और मेक माई ट्रिप जो है उसके बीच में समझौता हुआ, किस लिए? तो पर्यटन के जो लोग आते हैं तो उसके बीच में जानकारी, डेटा और सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, होटल वगैरह बुक वगैरह करने की सारी चीज़ें सुविधाएँ होती हैं, तो मेक माई ट्रिप के बीच में और UP गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड है, इसके बीच में किस लिए? दोनों के द्वारा जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से उन्हें एक जो है उद्यमियों को टिकाऊ परिवहन स्त्री एक पहले उसकी सुविधा के लिए जो एक समझौता ज्ञापन होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो IDX जो है ये नई दिल्ली में ये अनुबंध हुआ है, नई दिल्ली में 350वां अनुबंध हुआ है। ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के मध्य समझौता हुआ है, ये अडानी के द्वारा जो है भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात के बाद में ग्रीन हाइड्रो पावर प्लांट के समझौता निर्माण के लिए समझौता हुआ है। अब आता है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के मध्य समझौता हुआ है। पेरू में जो UPI जैसी रियल टाइम जो पेमेंट सिस्टम है उसकी शुरुआत करने की बात यहाँ पे की गई है। पेरू जो है वैश्विक स्तर पे UPI टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन चुका है। तो पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है जिसने UPI को ग्लोबल तौर पर अपनाया है टेक्नोलॉजी को? तो पेरू जो है इसमें। ठीक है, इसमें आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और IIT मंडी के मध्य समझौता हुआ है। दोनों के मध्य सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन जैसे डोमेन में ये समझौता किया गया है, MOU हुआ है। BMW समूह और रतन टाटा टेक्नोलॉजीज़ के मध्य समझौता हुआ है, किस लिए? तो दोनों में जो है भारत का पुणे और बेंगलुरु और चेन्नई में सॉफ्टवेयर IT डेवलप करने के लिए एक जो है ज्वाइंट उद्यम बनाया जाएगा, ज्वाइंट वेंचर बनाया जाएगा, तो इसके लिए समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है। LOC समझौता हुआ है गोयना द्वारा 2 डॉर्नियर 228 विमान को खरीद के लिए भारत के साथ समझौता किया है। भारत और सिंगापुर के मध्य समझौता हुआ, किस लिए? तो विधि और विवाद समाधान के क्षेत्र में कॉपरेशन करना है, इसके लिए समझौता किया गया है। जो भारत के राष्ट्रपति की जो मॉरिशस यात्रा थी उसमें MOU का आदान प्रदान हुआ, 4 समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है गिफ्ट सिटी, वित्त सेवा आयोग मॉरिशस के बीच में समझौता हुआ, फिर लोक सेवा आयोग मॉरिशस और UPSC के बीच में समझौता हुआ, फिर BES जो न्यूनतम मानक है उसको अपनाने के लिए भारत में जो है भारत और मॉरिशस के बीच में दोहरे कर के बचाव में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल अपनाया गया है, क्योंकि आप जानते होंगे मॉरिशस की बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं इन्वेस्टमेंट करती हैं और वहाँ जो है सेल कंपनियाँ होती हैं, तो उससे उसी में जो है यहाँ पे जो BPS है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये जो प्रावधान है इसमें संशोधन करके जो दोहरे कर के बचाव के जो कंपनियां ये कार्य करती हैं BS बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला कार्य करती हैं, तो उससे बचने के लिए समझौता हुआ है। CBI और मॉरिशस के बीच में जो भ्रष्टाचार के जो आयोग है उसके जाँच करने वाली उसके बीच में समझौता हुआ है। तो 4 यहाँ पर समझौता ज्ञापन इस राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान किए गए।
भारत और डोमिनियन गणराज्य उसके मध्य समझौता हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, सेंट डोमिंगो में प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर हुए। आरईसी लिमिटेड और विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई जो इसके बीच में जो है यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में बच्चों की शिक्षा के लिए समझौता ज्ञापन हुआ। जो 6 नदी हैं उनके बेसिन मैनेजमेंट की दिशा में रिसर्च और डेवलपमेंट के सहयोग के हेतु ये समझौता हुआ जल शक्ति मंत्रालय और जो 12 टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसमें। और तो 6 नदियाँ कौन सी हैं? तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और पेरियार है। ठीक है, मुख्यतः प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के मध्य समझौता हुआ है। किस लिए समझौता हुआ है? तो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र के लिए स्थापित करने के लिए। कहाँ बनेगा? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनेगा। ठीक है, अब आता है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। किस लिए हुआ है? तो दिव्यांगों को रोजगार के लिए अवसर मुहैया बनाने के लिए गोवा में हुआ था यहाँ पे। ठीक है, भारत अर्जेंटीना के मध्य समझौता हुआ। किस लिए? तो अर्जेंटीना में जो है लिथियम की खोज और खनन के संबंध में एमओयू हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये लिथियम के लिए। और भारत की कोई भी सरकारी कंपनी की जो पहली लिथियम खोज और खनन परियोजना है तो वहाँ पे जो है अर्जेंटीना में हुआ है। इसके बाद WHO और आयुष मंत्रालय के मध्य समझौता हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति तैयार करेगा 2025 से 34 तक। ठीक है, पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षक पोत का निर्माण हेतु समझौता हुआ है। तो मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड है और रक्षा मंत्रालय, ये इसी के बीच में ये अनुबंध हुए हैं। तो इस तरह से अनुबंध हमने देख लिया। काफ़ी बोरिंग था ये, लेकिन फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट से कुछ चीज़ें बन जाती हैं सवाल वगैरह, तो उसमें से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। संघ और संगठन अब आप लोग पढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो 10 लाख करोड़ की वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है वित्त वर्ष 2023-24 में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जगजीवन राम जो है वो रेलवे सुरक्षा एकेडमी जो है, सुरक्षा बल एकेडमी है लखनऊ, इसके जो है वहाँ पे ध्यान देना। जगजीवन राम से रेलवे सुरक्षा एकेडमी लखनऊ है वो सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जो मानक है राष्ट्रीय स्तर पे, उसके द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग आयोग है उसके द्वारा सबसे उत्कृष्ट रेटिंग से सम्मानित हुई है। ठीक है, आयुष पद्धतियों के मानकीकरण के लिए एक विभाग जो है बनाया जा रहा है। तो BIS द्वारा एक समर्पित जो है विभाग की घोषणा करने की बात यहाँ पे की जा रही है। दूरसंचार विभाग के 3 प्रशिक्षण संस्थान थे, उसका विलय करके नेशनल जो है कम्युनिकेशन एकेडमी के रूप में यहाँ पे उसको बनाया गया है इसमें। ठीक है, इसका प्रभाव तरीके से विलय करके इसको नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी बना दिया गया है। अब आता है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान जो है WHO द्वारा, ये एक WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित हुआ है। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन मैंने आपको कराया ही था, ये रिपीटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यूरोपीय यूनियन, भारत, साउथ कोरिया, जापान और USA द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। इंडसइंड बैंक लिमिटेड है, ये क्या है? इंडसइंड बैंक, तो यह बैंक जो है किसानों को क्रेडिट देने के लिए, कर्ज देने के लिए RBI का जो CBDC है, प्रोग्रामेबल सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी है, इसकी पायलट परियोजना जो है इसकी सफलतापूर्वक उसको लॉन्च किया है और ये ऐसा करने वाला पहला बैंक बना है। यानी डिजिटल बैंक करेंसी को जो है उस पायलट परियोजना को सफलतापूर्वक इसने निष्पादित किया है। किस लिए? तो किसानों को क्रेडिट के मुआवजा देने के लिए। तो इंडसइंड बैंक जो है पहला बैंक ऐसा बना हुआ है। ठीक है, सैनी इंडिया खनन और निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी द्वारा SKT 105E इलेक्ट्रिक डंप ट्रंक को लॉन्च किया गया है। तो भारत में लोकल लेवल पे निर्मित होने वाला पहला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक है ये सैनी इंडिया द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान देना है आपको। अब आता है SJVN लिमिटेड। तो SJVN लिमिटेड जो है इसमें सार्वजनिक सेक्टर में जो है 15वां निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार में पब्लिक सेक्टर की इस कंपनी को ध्यान देना है, सामाजिक विकास और प्रभाव इसको सृजित करने के लिए पुरस्कार मिला है। तो CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी इसको दी गई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ध्यान देना आप लोग, बस एक बार पढ़ लो, चीज़ें गड़बड़ ना हो, फिर अगर मान लो सवाल आ जाते हैं कहीं से बन करके तो फिर गलत हो जाएगा तो दिक्कत होगा। माइक्रोसॉफ्ट OpenAI द्वारा जो इस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ मिल करके एक जो है AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये सवाल को स्टार मार्क करना। स्टारगेट निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो एक सुपर कंप्यूटर है AI बेस्ड, तो कौन होगा? तो OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट,
इस टारगेट कब तक बनेगा? 2028 तक बनेगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है, इसने अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है। ठीक है। बालकों को ध्यान दो, वेदांता की जो ये एल्युमिनियम इकाई है वो ध्यान देना आपको कि ये भारत की जो है एल्युमिनियम इकाई ऐसी है जो V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। ठीक है। परफ्यूस जो है ये क्या है? B2B SAS फिनटेक कंपनी है, भारत की दूसरी यूनिकॉर्न बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एशिया प्रशांत में जो ब्रांड रैंकिंग है उसमें बीमा ब्रांड में, सभी बीमा ब्रांड में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो LIC है। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु उद्यम संस्थान जो है, तो ये हैदराबाद वाला, इसको गठन करने की मंजूरी दी गई है। तो इस संस्थान में एक्सपोर्ट एक्सेलरेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर बनेगा और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर MSME इनेबलेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की मंजूरी दी गई है। तो ये इस संस्थान में 2 सेंटर बनाए जाएंगे, इसी की मंजूरी दी गई है। भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ है, IIM शिलोंग ने इस पीठ की जो स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पोत पत्तन जलवार मंत्रालय और IIM शिलोंग के बीच में समझौता हुआ। न्यूरालिंक इंपॉर्टेंट है, ये एलन मस्क की कंपनी है, इंसान में ब्रेन चिप लगाने का दावा कर रही है, इसको टेलीपैथी का नाम दिया है न्यूरालिंक। ठीक है, टेलीपैथी का नाम दिया है। NTPC लिमिटेड, तो टॉप एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट द्वारा जो है सार्वजनिक उपक्रम या जो है ये जो पब्लिक जो इंटरप्राइज है, ये भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में प्रमाणित हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में शामिल होने वाला पब्लिक सेक्टर का एकमात्र जो PSU यही बना था, NTPC लिमिटेड। यस बैंक जो है RX ग्लोबल IFC लिमिटेड के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म पे जो है ये निर्यात वित्त लेन देन का निष्पादित करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। TCS को ध्यान देना, आपको ब्रांड फाइनेंस की जो सूची होती है इसमें ध्यान देना कि इसमें IT कंपनी को विश्व में दूसरा सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का दर्जा मिला है। आपको पता होगा 2023 में सवाल पूछा, 2022 में सवाल ये ब्रांड पे पूछा हुआ PSS में है। और सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड कौन सा है? तो एक्सेंचर है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा तेलंगाना में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पे जो चौथे औद्योगिक क्रांति का केंद्र है, उसके लिए स्थापना के लिए तेलंगाना सरकार के साथ जो है समझौता होगा। केंद्र की स्थापना कहाँ पे होगी? हैदराबाद में होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है IMO में परिषद में, ये ध्यान देना है, भारत इसके लिए जो है चुना गया है, सर्वाधिक जो मतों के साथ चुना गया है इस परिषद के लिए। ठीक है। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस जो है ये कंपनी UAE तकनीक के लिए जो है DGCA से प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी है। साब स्वीडन की जो एक कंपनी है, भारत की डिफेंस की जो परियोजना है उसमें 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है। और ये इंडसइंड बैंक जो है, इसको आप ध्यान दो कि जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है उसके तहत जो है वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में सक्रिय होने वाला पहला बैंक इंडसइंड बैंक बना है, और इसको आप इग्नोर कर देना। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग विधि न्याय के बीच में। तो अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024, ये जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई, इसके बाद ये विधेयक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो पुलिस या सक्षम अधिकारी होंगे 21 दिन में जांच पूरा करेंगे, और कोई वैध कारण होगा तो 15 दिन तक और जांच बढ़ाई जाएगी। अगर मान लो कोई रेप पीड़िता कॉम चली जाती है तो उसमें जो दोषी होगा उसको फांसी मिलेगी, और अपराधी की मदद करने वाले जो पुलिसकर्मी होगा, जब कोई व्यक्ति होगा तो उसको 5 साल की सज़ा मिलेगी। और जिले में प्रत्येक जो DSP होगा उसके नेतृत्व में जो स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स होगा उसको बनाने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अब आता है भारतीय वायुयान विधेयक, लोकसभा ने पारित किया है। ठीक है, तो इस विधेयक में केंद्र सरकार को किसी भी विमान, उसका डिजाइन, निर्माण, रख रखाव, कब्जा, उपयोग वगैरह को या उसके संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नियम लाने का अधिकार दिया गया है। अभी आता है SC और ST में आरक्षण में उप वर्गीकरण की बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल पूछेगा नहीं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें बताया गया कि जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा जो होगा उसके न्यायिक आयोग में चेयरमैन जो हाई कोर्ट होगा उसके जज की नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट है, 1/3 महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है कि 1/3 जो इसमें पद जो होगा वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। ठीक है, इसके बाद इराक में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित हुआ है। जो भी समलैंगिक संबंध होंगे ईरान में जो है उसको अपराध घोषित कर दिया गया, और मैक्सिमम 15 साल की जेल की सजा भी किया है इसने। ठीक है, वहीं आपको देखो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक जो है पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन बना है? ग्रीस बना है। तो दोनों दो तरह के, एक विपरीत दिशा में यहाँ पे समलैंगिक विवाह को वैध बनाने गया है, और ये हालांकि एकदम बिल्कुल कंजर्वेटिव ईसाई देश है, रूढ़िवादी है। ठीक है,
और यहाँ पे बताया गया कि जो समलैंगिक जोड़े हैं वो बच्चों को गोद भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो इराक में है, ईरान में नहीं, इराक में, इतना यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको इग्नोर सही करना आप लोग। इराक में समलैंगिक संबंधों को जो है अपराध घोषित किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 द्वारा, ध्यान देना यहाँ पे कि इसमें उसको असंवैधानिक घोषित किया गया है इलाहाबाद के हाई कोर्ट के बेंच द्वारा, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट, अमेरिकी सीनेट ने पारित किया क्वाड को, इंडो पैसिफिक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें पदावधि अधिनियम 2023 है, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी वो चयन समिति की सिफारिशों पे होगी राष्ट्रपति द्वारा। इसमें कौन होंगे? एक मंत्री होगा, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता होंगे और सबसे बड़े दल के नेता होंगे, 3 लोग होंगे, ठीक है। जिसमें जो पहले CGI होते थे, CGI को यहाँ पे हटाकर एक मंत्री को शामिल कर दिया गया। तब हम लोग आते हैं वर्ष और दिवस और सप्ताह, जिसमें कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपको इसमें पढ़ना भी है कि किस दिवस क्या मनाया जाता है, थीम क्या थी, ऐसे सवाल आते भी हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। तो विश्व रेबीज़ दिवस जो है 28 सितंबर को मनाते हैं। इसका थीम क्या था इस बार? ब्रेकिंग द रेबीज़ बाउंड्रीज, ठीक है। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर 2024 को मनाया गया इस बार, तो हर साल मनाते हैं 24 सितंबर को। थीम क्या थी आपको जो है? टूरिज्म एंड पीस, मेजबान देश था तिब्लिसी और जॉर्जिया, ठीक है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाते हैं, थीम नहीं पूछेगा, इतना बड़ा थीम पूछेगा ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं और इसका थीम था इस बार 2024 में कल्टिवेटिंग द कल्चर ऑफ पीस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं 17 सितंबर को। इस बार का थीम था आपका जो है, इंपॉर्टेंट विषय था कि इम्प्रूविंग द डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफली, और स्लोगन है गेट इट राइट मेक इट सेफ। ओजोन परत का जो संरक्षण है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? कई बार UPPCS पूछ चुका है। तो 16 सितंबर 2024 को मनाते हैं। थीम क्या है इसका? मुख्य विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग द क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। थीम है इंश्योरिंग द इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ AI एट ऑल लेवल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पे मनाते हैं। विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया? तो जल सप्ताह यानी कि वीक पूरा था, तो यानी 25 से 29 सप्ताह अगस्त को मनाया गया था। थीम थी ब्रिजिंग द बॉर्डर, वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये इंपॉर्टेंट है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है 23 अगस्त को। मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया गया था, आपको पता होगा तो कमेंट करिएगा जरूर, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ही आपको कराया था और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होना ही चाहिए। थीम क्या थी इस बार? टचिंग द लाइव्स विथ टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा, ठीक है। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त 2024 को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त 2024 को, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी इसका था थीम। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को मनाते हैं। यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाते हैं, थीम नहीं पूछेगा। मानव तस्करी निरोधक दिवस जो है 30 जुलाई को मनाते हैं। लीव नो चाइल्ड बिहाइंड द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसका जो है इसका थीम है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं 28 जुलाई को, इस टाइम फॉर एक्शन। विश्व मस्तिष्क दिवस मनाते हैं 22 जुलाई को, थीम है इसका ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को, थीम है सतत विकास के लिए शतरंज। युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जुलाई को मनाते हैं, शांति विकास के लिए युवा कौशल इसकी थीम है। जनसंख्या दिवस, ये पूछा हुआ सवाल UPPCS में, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ठीक है, थीम इस बार की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार, माह का जो प्रथम शनिवार को मिलता है मनाया जाता है। मादक जो है द्रव्य उपयोग और दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय व विश्व ड्रग दिवस जो है वो 26 जून को मनाया जाता है। एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन इसकी थीम थी, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून 2024 को मनाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ शरणार्थियों के लिए स्वागत किया जाता है, इसका थीम है, मुख्य विषय है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेस्टोरेंट 16 जून 2024 को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या था? डिजिटल रेमिटेंसेस थ्रूआर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है।
रेमिटेंसेस की बात यहाँ पे की जा रही है, जो बाहर से पैसा आता है, कमा के भेजते हैं लोग अपने अपने देशों में, वही बातें हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम उतानी पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है 13 जून को मनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बार 10 साल हो रहे हैं इसका। तो डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस जो है 10 ईयर ऑफ IIIT इसका थीम था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस इंपॉर्टेंट है, 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पहले टिक का लगाया निशान। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 11 जून 2024 को। थीम क्या है? खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है, ठीक है। विश्व महासागर दिवस है, 8 जून को मनाया जाता है। अवेकन न्यू डेप्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। स्लोगन क्या है? अवर लैंड अवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस तो 31 मई को मनाया जाता है। प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। UN का अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक मिशन जो है 29 मई को मनाया जाता है। फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस जो है, इसका थीम था फिट फॉर फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर, 29 मई को मनाया गया। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है, इसका जो आयोजन हुआ वो जो है 22 मई को हुआ और योजना का हिस्सा बने, इसकी थीम थी। विश्व माप विज्ञान दिवस जो है, इसकी जो है तिथि थी मनाने की 20 मई और थीम था सस्टेनेबिलिटी। कहाँ पे हुआ? यूनेस्को का जो पेरिस मुख्यालय है उसमें हुआ। माप विज्ञान दिवस है, ध्यान देना। विश्व मधुमक्खी दिवस है, 20 मई को मनाया गया। थीम थी बी इंगेज्ड विथ यूथ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस तो ये इंपॉर्टेंट है, संग्रहालय दिवस को देखना 18 मई को हुआ, ठीक। थीम में इंपॉर्टेंट नहीं उतना। विश्व दूरसंचार सूचना विज्ञान दिवस तो 17 मई को। थीम सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार की बात कर रहा है यहाँ पे। परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। परिवार और जलवायु परिवर्तन इस बार की थीम रही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को, छोड़ देना थीम, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंपॉर्टेंट, स्टार्ट मार्क कर लो, 3 मई को मनाया जाता है। थीम है इसकी द प्रेस फॉर प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। IPNSDG इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड जो है SDG की बात यहाँ पे कर रहा है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे, इसकी जो है 25 अप्रैल को मनाया गया, इसका थीम था लीडरशिप दिवस। मलेरिया दिवस इंपॉर्टेंट है, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ठीक है। अब आता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 23 अप्रैल को मनाया गया। और 2024 थीम क्या थी कि जो अब थीम छोड़ो, इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि विश्व पुस्तक राजधानी किसको चुना गया 2024 में? तो फ्रांस का जो स्ट्रासबर्ग शहर है, सिटी है, उसको चुना गया, ठीक है। अब आते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाया गया। थीम क्या थी? प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया गया। थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया गया। थीम क्या थी? यस वी कैन एंड TB। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। थीम क्या थी इसकी? विषय इसका एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। इसका जो थीम है पीस, वाटर फॉर पीस, जो है शांति के लिए जल। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया। हैप्पियर टुगेदर इसकी थीम विषय रहा है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को अपनाया गया। इसका विषय था फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर, इसका जो है मुख्य विषय रहा है। अब आता है विश्व किडनी दिवस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना इसमें। किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया गया। किडनी हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। इसकी जो मुख्य विषय रहा है इन्वेस्टमेंट इन वीमेन, एक्सेलरेट द प्रोग्रेस। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया। थीम इसका विषय क्या है? टू प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ प्रोटेक्ट्स एवरीवन राइट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया गया। ध्यान देना 28 फरवरी, इसका विषय रहा है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। विश्व आर्द्रभूमि दिवस इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, 2 फरवरी को मनाया गया। UPPCS का पूछा हुआ सवाल है। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसका मुख्य विषय रहा। विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका विषय क्या था? क्लोज द केयर गैप। कुष्ठ दिवस जो है विश्व का वो 28 जनवरी को मनाया जाता है। बीट लेप्रोसिस का मुख्य विषय रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस UPPCS का PYQ है, 25 जनवरी को मनाया गया। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, इसका मुख्य विषय रहा। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया।
तो 24 जनवरी को मनाया गया लर्निंग फॉर लिस्ट पीस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया एक्ट टुडे। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जो है 12 दिसंबर को मनाया गया। थीम इम्पॉर्टेंट अब नहीं है। अब यहाँ से जो दिसंबर से वाले जो भी अब दिवस पढ़ना है, इसमें थीम को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है कि कब क्या मनाया जाता है, क्योंकि थीम इस बार के अपडेटेड हम लोग पढ़ेंगे जब दिसंबर महीना आने वाला रहेगा या उस नवंबर तक का पढ़ेंगे, ठीक है, दिसंबर में पेपर है तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा उन्मूलन है, घरेलू नहीं हिंसा उन्मूलन, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस जो है आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस जो है आपका, शौचालय दिवस यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 8वां आयुर्वेद दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसी तरह से आपको विश्व पोलियो दिवस को देखना है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो दिवस है वो आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है आपका सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर इसके बीच मनाते हैं। डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। प्रवास दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। भाषा दिवस जो है 11 दिसंबर को इस बार प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। हृदय दिवस आप जानते होंगे 29 सितंबर। तो ये हो गया। इसके बाद कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया उसको आप देख लो। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब होता है? 1 से 7 सितंबर 2024 के बीच मनाया गया, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है इसमें कि विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। इसमें भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस को भी ध्यान दे देना, 20 अगस्त को मनाते हैं। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। अर्थ ओवरशूट डे इंपॉर्टेंट है, इस बार 1 अगस्त 2024 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। आयकर दिवस 24 जुलाई को। झंडा दिवस जो है 22 जुलाई को मनाते हैं, आप जानते होंगे इसको, ठीक है। अब आपको याद रखना जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2024 को मनाया जाता है। एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। और यूएन का लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाते हैं। इसी तरह से विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाते हैं। आप ध्यान दो, इसमें विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाते हैं। डेंगू दिवस को 16 मई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान देना, बाकी चीज़ों को छोड़ देना। इसमें एक चीज़ छूट गया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं, इसको आप देखना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसी तरह से हमको ध्यान देना है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं, दोनों को नोट करना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसी तरह से आप यहाँ आओ तो इसमें देखना, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, और जो यूपी प्रदेश दिवस है 24 जनवरी को। या इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है और इसके बाद आपका जो है 24 जनवरी है उत्तर प्रदेश दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस तो 4 जनवरी को, और ये प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को, इंपॉर्टेंट है प्रवासी भारतीय भी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। किसान दिवस जो राष्ट्रीय तौर पर मनाते हैं उसको 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस जो है 11 दिसंबर को। नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। इसी तरह से संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस जो मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। इसी तरह से यूएन दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 10 अक्टूबर को। इसी तरह से हम लोग मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस है ये, ठीक है, ध्यान देना। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। तो इतना जो है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो आप जानते ही होंगे 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसने सबसे जो मुख्य शायद इंपॉर्टेंट डेट था, दिवस था, हम लोगों ने देख लिया। इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है, इससे अधिक याद भी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं पुस्तकें। यहाँ मैंने इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पूरा इंपॉर्टेंट ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बुक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, बुक्स में से सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें से जो मैंने हाईलाइट टिक मारा है बुक्स, उस बुक्स को तो बिल्कुल याद ही कर लेना है।
बाकी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसकी किताब है? डॉक्टर भीम सिंह की है। इंडिया @100 इन्वेजिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की है। कॉल ऑफ द गिर ये बुक्स जो है परिमल नाथवानी की है, इंपॉर्टेंट है। गांधीयन स्टेटमेंट ऑफ बिहार नीतीश कुमार, इसको किसने लिखा है? तो अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी ने लिखा है। मोदी द गवर्नेंस ट्राइब्स ये रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी तरुण चुग ने लिखा है इसको। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमोइर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर सुदीप्ता सेन गुप्ता ने लिखा है। डेट लाइब्रेरियन अमांडा जोन्स ने लिखा है। द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड विलियम डेर रिम्पल ने लिखा है। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग द मिलियंस ऑफ वीमेन, इसको लिखा है कल्पना शंकर ने लिखा है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी द आर बालासुब्रमण्यम ने लिखा है। हाल ही में ये बुक जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पेश किया था। तो जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर जो बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है, उस पर सवाल बन जाते हैं। एंड फाइंड अ होम आलिया भट्ट ने लिखा है। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल एंड इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, इसको लिखा है अल्पना कीलावाला ने। ये देखो आप, इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स की किताब है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। नागा स्टोरी किसने लिखा है? सुमन वाजपेयी ने लिखा है। द समर पैक्ट लिखा है एमिली गिफेन ने लिखा है। द लॉ एंड वीमेन ऑफ तेहरान मार्जन कमाली ने लिखा है। द मैच लिखा है सारा एडम्स ने। एटॉमिक हैबिट किसने लिखा है? जेम्स क्लियर ने लिखा है। एज ऑफ द वाइस किसने लिखा है? दीप्ति कपूर ने लिखा है। राइज, इसको लिखा है फ्रिया फ्रिंच ने। द वंडर ऑफ वर्ल्ड्स, इंपॉर्टेंट है ये, शशि थरूर ने लिखा है। द वंडरलैंड ऑफ द वर्ड्स, शशि थरूर की जो भी किताबें होती हैं उसको आपको ध्यान देना। जोरम लिखा है देवाशीष मखीजा ने। द डेथ इन डेक्कन आदित्य सिन्हा ने लिखा है। द जोया फैक्टर अनुजा चौहान ने लिखा है। इट्स हैपन फॉर अ रीज़न प्रीति सिन्हा ने लिखा है। द विनर माइंडसेट, इंपॉर्टेंट है, इसको सेन वाटसन ने लिखा है, तो इंपॉर्टेंट है ये। इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स बायोग्राफिकल टेल्स सौम्या अवस्थी और श्रवना बरुआ ने लिखा है। इसके बाद आपको ध्यान देना है जस्ट अ मर्सिनरी नोट फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, दुबरी सुब्बाराव ने लिखा है। लॉ एंड द स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द ब्रांड, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने लिखा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा है? सैम पित्रोदा ने लिखा है, नोट करना इसको, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI मधुमिता मुर्गिया ने लिखा है। मैनिफेस्ट 7 स्टेप टू किलिंग योर बेस्ट लाइफ्स राक्सी नफूसी ने लिखा है। मिडनाइट लाइब्रेरी किसने लिखा है? तो मेट हैग ने लिखा है। द मिनिस्ट्री ऑफ टाइम्स इसने लिखा है कालियाने ब्रेडली ने। द पैराडाइज प्रॉब्लम लिखा है क्रिस्टिना लॉरेंज ने। द कॉन्स्पिरेंसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, गोटा भैया राजपक्षी ने लिखा है। सैलोविंग इन द सन लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने लिखा है। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्री ऑफ मामल्लपुरम अश्विनी प्रभु ने लिखा है, अश्विन प्रभु ने। हंग्री टाइड अमिताभ घोष ने लिखा है। हंग्री टाइड इंपॉर्टेंट इसको। ग्रेट डिवाइड, ध्यान देना इसको, ग्रेट डिवाइड को भी, ग्रेट डिवाइड को याद रखना, क्रिस्टीना हेनरी करेज ने लिखा है, ठीक है। ये किताबें हैं, ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें किताबों से सवाल पूछता है, साल भर की जो आई हुई किताबें रहेंगी उसके यहाँ पे करेक्शंस हैं। अब आता है मकतूब किसने लिखा है? पाउलो कोहिलो ने लिखा है। द पार्टीशन प्रोजेक्ट्स इसने लिखा है, सादिया फारूकी ने लिखा है। एक इंपॉर्टेंट किताब है एक समंदर मेरे अंदर, ये किताब लिखा डॉक्टर संजीव कुमार जोशी ने लिखा है, ठीक। 4 स्टार ऑफ द डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल मनोज मुकुंद नारवणे ने लिखा है। अ कन्वर्सेशन विद द औरंगजेब चारू निवेदिता ने लिखा है, ठीक। श्री जगन्नाथ द पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स श्री भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी ने लिखा है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड द फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंटली, इसको डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लिखा है जो केंद्रीय मंत्री हैं। सहदाबा किसने लिखा है? मुनव्वर राणा ने, जिनकी हाल में मृत्यु हो गई है, तो इनकी किताब हाल में जो आई थी सहदाबा, उसको आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छा ये सवाल पूछ सकता है क्योंकि हाल में इनकी मृत्यु भी हुई थी। महाकविथाई कवि वैरामुथु ने लिखा है। 11 रूल्स फॉर लाइफ किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है, तो इसको स्टार मार्क कर लो। चेतन भगत की जो भी किताबें नहीं आती हैं, शशि थरूर की आती हैं, सब जो चर्चा में रहते हैं, जो चर्चित लेखक हैं उनको ध्यान देना है। 11 रूल्स ऑफ फॉर द लाइफ। द नाइट ऑफ द स्टॉर्म, इसको लिखा है निशिता पारेख ने लिखा है। इसी तरह रघुराम राजन और रोहित लांबा की एक बहुत बेहतरीन किताब आई,
ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर। रोहित लांबा प्रोफेसर हैं और रघुराम राजन जो है हमारे पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ध्यान देना, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, बहुत अच्छी किताब है। नए भारत का सामवेद, नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है, नए भारत का सामवेद। इसके बाद आता है कि द सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इसको लिखा है उदय माहुरकर ने। दूसरी किताब है नमो स्टोरी द पॉलिटिकल लाइफ, किंसुक नाग ने लिखा है, इसको भी याद रखना है। जेबा द एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा क्यूरोसी ने लिखा है। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। नरेंद्र मोदी पे जो भी किताबें होंगी उसको नोट करेगा क्योंकि सवाल इस पर बन सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। प्रॉफिट सॉन्ग, इसको लिखा है पॉल लिंच ने लिखा है। द बी स्टंग, पाल मरे ने लिखा है। वेस्टर्न लेन, चेतना मारू ने लिखा है। लॉयन डैट्स ड्रैंक द मूनलाइट, एस सोमनाथ ने लिखा है। फायर बर्ड, पेरुमल मुरुगन ने लिखा है। यहाँ देखिए नरेंद्र मोदी पर एक और किताब है, मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, मिन्हाज मर्चेंट ने लिखा है, इसको भी याद रखना है। द प्रॉफिट, खलील जिब्रान ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट इसको। फिर आपको देना नाइफ, अ मेडिटेशन आफ्टर इन अटेम्प्टेड मर्डर, सलमान रुश्दी ने लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, इसको लिखा है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा है। मोदी का बनारस, ये किताब लिखा गया है अरविंद चतुर्वेदी के द्वारा। नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल के द्वारा। माई फर्स्ट गाइड टू द फर्स्ट एड, कायरा जैन ने लिखा है। इसी तरह एक और बनारस की किताब है फायर ऑन द गंगास, लाइफ अमॉन्ग द डेड इन द बनारस, राधिका अयंगर ने लिखा है। अच्छा, इसमें से कुछ और इम्पॉर्टेंट है। द हिडन हिंदू, अक्षता गुप्ता ने लिखा है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, टी.एन. शेषन ने लिखा है। टी.एन. शेषन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये हमारे CEC रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं और बेहतरीन सिविल सेवक थे। टू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, टी.एन. शेषन। इंडिया राइजिंग, द मेमोयर ऑफ द साइंटिस्ट, आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा ने लिखा है। द योग सूत्रास फॉर चिल्ड्रेन, इसको लिखा है रूपा पाई ने। कृष्णा द सेवेंथ सेंस को लिखा है देवाशीष चटर्जी ने। यहाँ इसको ध्यान देना, आप में से कुछ इंपॉर्टेंट है। पागल खाना लिखा है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने। द लास्ट हीरोज, फुल सोल्जर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करो। द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम, इसको लिखा है पी साईनाथ ने। इसका नाम है पाला गुम्बी साईनाथ या पी साईनाथ। पी साईनाथ हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी ने लिखा है विक्ट्री सिटी, तो इंपॉर्टेंट है। लाइट वी कैरी, द ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, मिशेल ओबामा ने लिखा है। मिरेकल ऑफ द फेस योगा, मानसी गुलाटी ने लिखा है। ब्रेवेटर्स ऑफ द भारत, बिगनेट्स फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री, विक्रम संपत ने लिखा है, इतिहासकार है, तो राष्ट्रवादी इतिहासकार है, इन्होंने विक्रम संपत ने लिखा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट जो आपका सेक्शन है विविध में विविध है संक्षिप्त किया में। तो भारत जल सप्ताह की बात हो रही है, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। थीम था समावेशी जल विकास और मैनेजमेंट के लिए सहयोग और साझेदारी, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, यूनियन बैंक की इंडिया जो है इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। DG यात्रा सुविधा की शुरुआत हुई है। तो विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 हवाई अड्डों के लिए सुविधा का शुरुआत हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित शहरी जो है सड़क बनी है यूपी सरकार द्वारा। तो मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत पहली इंटीग्रेटेड हरित शहरी सड़क कहाँ पे बनेगी, तो मेरठ में बनेगी। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना आप लोग जो है, ये मेरठ में बनेगी। उत्तर प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीन जो है वो अर्बन जो रोड बन रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट है। सपनों की उड़ान, एक पत्रिका हुई है, ई पत्रिका शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जब मनाया गया है 23 अगस्त को, तो इसी के अवसर पे इम्पॉर्टेंट है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए NCERT के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने चंद्रयान 3 के जो दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग हुई उस पे ऊपर उसकी पहली वर्षगांठ थी, उसी पे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया भी गया। और इसी दिन पे ई पत्रिका शुरुआत हुई है बच्चों के लिए, सपनों की उड़ान। सोनो बॉय, USA द्वारा भारत को इस पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण और उपकरणों उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए सौदे की मंजूरी मिली है। टेनेजर प्रथम, नासा द्वारा जो है मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह लॉन्च हुआ है, ठीक है, टेनेजर प्रथम इंपॉर्टेंट है। डिजिटल भू स्थानिक मंच और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली कृषि DSS का शुरुआत हुआ है। तो ये पहला अपना जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है
भूस्थानिक प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय कृषि के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब आता है महाराष्ट्र में पहला सोलर विलेज। तो एकनाथ शिंदे द्वारा सतारा जिले में मान्याचीवादी में राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, जो छात्राएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। वहीं जो मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा बना है। बिहार और केरल ऐसे हैं दो स्टेट जहाँ पे महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश मिलता है। इसी तरह से अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च हुआ है मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। हिंद महासागर में पानी के नीचे की 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं उसका नामकरण किया गया है। तो इसका नाम रखा गया अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। ठीक है, तो इनको जो है नामों को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन और यूनेस्को का जो अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग है इसके द्वारा नामित किया गया। भारत का जो पहला 24 घंटा चलने वाला अनाज एटीएम अनुपूर्ति कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर के मंचेश्वर में उद्घाटन हुआ। इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। भारत में 2 नए मोर अभ्यारण्य बने हैं, इसको मैंने कराया हुआ है। आदि चुंचनगिरी कर्नाटक में और चुलनुआर केरल में इसको मोर अभ्यारण्य के रूप में जो घोषित किया गया। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा किस राज्य में की गई? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी द्वारा की गई। आज ही संयोग देखिए नयाब सिंह सैनी जो है शपथ लिए दूसरी बार। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य हो रहा है। टाइफून गेमी, ये तूफान आया, चीन, ताइवान, फिलीपींस इसमें प्रभावित हुए थे। विश्व की पहली वाणिज्यिक कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन जो है चीन द्वारा उद्घाटन हुआ। इसका नाम है सेंट्रावो 1.0। सौर एयरलाइंस इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है कि सौर एयरलाइंस पूछ सकता है? तो केरल के नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वहाँ पे इस एयरलाइन का विमान दुर्घटना जो है ये ग्रस्त हुआ था सौर एयरलाइंस का। हिंदुस्तान का पहला लो कार्बन जिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, पहला लो कार्बन जिंक लॉन्च हुआ है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया। इसका नाम है इकोजेन, लो कार्बन जिंक है। ठीक है, जलवायु वित्त कार्रवाई कोष अजरबैजान द्वारा जो विकासशील देश है उसमें जलवायु कार्रवाई के लिए जो भी परियोजनाएं उसमें निवेश करने के लिए $1 बिलियन का कोष लॉन्च किया गया है। आरएसएस, तो केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर इनकी गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, आरएसएस पे जो प्रतिबंध लगा था वो हटा है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एबा दुबई में इसका लॉन्च हुआ है। विश्व की पहली पूर्णतः हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ पे लॉन्च हुई? तो सैन फ्रांसिस्को के बे फेरी और में लॉन्च हुआ है, को मैंने कराया भी हुआ है। एमवी सेंट फर्नांडो जो है वो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के विंझीजम में भारत का पहला गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह उस पर पहला मदरशिप जहाज को प्राप्त किया। विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जो है बजाज ऑटो द्वारा महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। इसका नाम है फ्रीडम 125। तीसरा 25T बोलार्ड पुल बीपी टग का लॉन्च हुआ है, नौसेना को सौंपा गया। इसका नाम बजरंग है। मध्य रेलवे जोन द्वारा पहला फ्लोटिंग सौर यंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। तो पूछ सकता है कि भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तो मध्य रेलवे जोन द्वारा जो है वो स्थापित हो रहा है। जयपुर सैन स्टेशन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा सैन स्टेशन बना है। ठीक है, पहला कौन था? तो आसाम का जो गुवाहाटी वाला स्थित नारंगी सैन स्टेशन वो है। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला। प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ध्यान देना है आपको। फरीदाबाद स्थित जो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसके तत्वाधान में कोलिशन फॉर ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी सुविधा का उद्घाटन हुआ है। भुवन पंचायत 4.0 पोर्टल और आपातकालीन प्रबंधन के राष्ट्रीय डेटाबेस का जो है वो लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको कराया भी है। दोनों पोर्टल इसरो ने विकसित किए हैं। भुवन पंचायत जो है वो ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए लॉन्च किया गया है और आपातकालीन प्रबंधन के लिए नेशनल डेटाबेस जो है IDEM संस्करण 5.0 प्राकृतिक आपदाओं पे अंतरिक्ष आधारित इनपुट देगा। ये प्राचीन और विरासत स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो 3 विरासत स्थल हैं, कोठी रोशन उदौला लखनऊ वाला और बरसाना महल मथुरा और शुक्ला तालाब जो है कानपुर देहात को पर्यटन स्थल में विकसित किया जाएगा यूपी में। तो इंपॉर्टेंट है, यूपी संबंधित है। चेनाब ब्रिज, तो जम्मू कश्मीर में जो है विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पे 8 कोच वाली मेमो ट्रेन का सफलतापूर्वक जो है संचालन हुआ, परीक्षण हुआ। विश्व का पहला व्यापक पैमाने पे 100% हाइड्रोजन रेडी इंडियन पावर प्लांट जो है वार्स्टीला द्वारा लॉन्च किया गया है।
सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। यूपी का सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। उल्लास जो है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है लद्दाख, इसके तहत जो है इस तरह के पहला कार्यक्रम के तहत जो करात्मक साक्षरता हासिल करने वाला इस कार्यक्रम के तहत पहला प्रशासनिक इकाई लद्दाख बना है। राजाजी नेशनल पार्क जो है भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका नाम जो है राजाजी राघाटी बायोस्फीयर होगा। ठीक है। विक्टोरिया सी, तो ध्यान देना है, विश्व की पहली AI राजनयिक की तैनाती हो रही है यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा डिजिटल प्रवक्ता के रूप में। उसका नाम होगा विक्टोरिया सी। नक्षत्र सभा जो है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा खगोल अनुभव के लिए नई पहल शुरू करने के लिए स्टार कैप्स के द्वारा जो है ये अभियान शुरू किया जा रहा है। भारत का प्रथम खगोल पर्यटन अभियान की शुरुआत मसूरी से की गई थी। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम लॉन्च किया गया है। कंपनी सेतु जो है वो फिनटेक कंपनी ने अनावरण किया। भारत अगली पीढ़ी का जो पहला समुद्रगामी गश्ती जहाज है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में शुभारंभ हुआ है। कक्ष अजरक, ये ध्यान देना है आपको कि महानियंत्रक जो एकस्व अभिकल्प व्यापार चिन्ह का कार्यालय है इसके द्वारा पारंपरिक जो कारीगर हैं उनको GI प्रमाण पत्र देना है। इसका एक कपड़ा शिल्प होता है और जो गुजरात के सांस्कृतिक चित्रपट है उससे संबंधित है। रिलायंस जियो देखना है तो डाटा ट्रैफिक के संदर्भ में चाइना मोबाइल को पछाड़कर विश्व में सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है, तो रिलायंस जियो बना है। तो पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन चुका है, तो रिलायंस जियो बन चुका है। भारत की सबसे बड़ी जो जलवायु घड़ी है तो ध्यान देना है, नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में यह स्थापित परिचालन किया गया इसका CSIR द्वारा। सूर्य तिलक योजना, इसको मैंने कराया हुआ है सारी चीज़ें। भारतीय खगोल वैज्ञानिक भौतिकी संस्थान ने अयोध्या में इस जो है यहाँ पे सूर्य तिलक परियोजना की शुरुआत की है। इसमें होगा क्या कि रामनवमी के अवसर पे जो है इस सूर्य रामलला के मस्तक पे जो है 6 मिनट सूर्य की रोशनी डाली गई थी। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन नासा द्वारा शनि जो है उसमें शनि के जैविक समृद्ध चंद्रमा टाइटन है उस पर यहाँ पे मिशन की पुष्टि की गई है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन के थ्रू। गया BH3, तो खगोलविद जो उन्होंने मिल्की वे आकाशगंगा में इस विशाल जो ब्लैक होल्स है उसका नाम है गया BH3, उसका खोज की है। TSAT-1A, ये जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत में पहले सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह की जो है अंतरिक्ष में तैनाती की घोषणा की गई है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो है द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में इसके लिए उपचार की शुरुआत की है। CAR-T सेल थेरेपी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप विजन IS की PT 365 जो मैंने पढ़ाया था साइंस एंड टेक के लिए, उसमें मैंने CAR-T सेल थेरेपी कराया था। IIT बॉम्बे और टाटा के बीच में सहयोग के समन्वय से इसको विकसित किया गया है। स्वाइन फीवर वायरस के लिए पुनः संयोजक टीका जो है IIT गुवाहाटी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके प्रौद्योगिकी ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, कि इसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया गया है तो बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया गया है। जीवित व्यक्ति में विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से जो सुअर किडनी जो है जो एडिटेड सुअर किडनी उसका प्रत्यारोपण हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। भारत का कहाँ पे हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में हुआ है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1500 हार्स पावर इंजन जो है ये भारत अर्थ मूवर लिमिटेड मैसूर में इसका परीक्षण हुआ। नोक्टिक्स ज्वालामुखी, तो इम्पोर्टेंट है नोक्टिक्स ज्वालामुखी, ये कहाँ पे, मंगल ग्रह पे इस विशाल ज्वालामुखी की खोज हुई है। आइरिस, तो केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित जो है KTC हायर सेकेंडरी स्कूल में देश की पहली AI टीचर रोबोट लॉन्च की गई है। तो पहली AI टीचर रोबोट कहाँ पे लॉन्च हुआ, तो केरल में लॉन्च हुआ है। गुरुमुखी लिपि केंद्र जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत नई दिल्ली विश्वविद्यालय में खालसा कॉलेज में स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इसी के तहत गुजरात विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना की भी स्वीकृति हुई है। ठीक है, और इंदौर के जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर इसमें जैन अध्ययन केंद्र की जो बात यहाँ पे और बौद्ध अध्ययन केंद्र के लिए एक्सीलेंस सेंटर की बताने की बात की गई है। कोचवरम आश्रम, नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती गुजरात में पुनर्विकसित जो है आश्रम का उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर CDEC तिरुवनंतपुरम में उद्घाटन हुआ है। इसका नाम है सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर द स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान है, इसका 5वां थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। ठीक है, नई दिल्ली से शुरुआत हुआ इसका। भारत का पहला स्टेट जो स्पॉन्सर्ड है OTT प्लेटफॉर्म कौन है, तो केरल की जो ये है और जो आपका P विजयन है उन्होंने इसको शुरुआत की है तिरुवनंतपुरम में। इसका नाम है सी स्पेस। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म है स्टेट का। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में इसका उद्घाटन हुआ।
भारत का पहला जो है स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित हाइड्रोजन है ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत है। कहाँ पे हुआ? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये किया गया, प्रधानमंत्री द्वारा हरित नौका पहल के तहत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद जो है मिसाइल कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे कहाँ बनाया जाएगा? अडानी डिफेंस द्वारा कानपुर में उद्घाटन हुआ है। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे? तो कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में इसको जो है सफल परिचालन इसका शुरुआत हुआ है। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल कहाँ पे हुआ है? तो टाटा ट्रस्ट ने शुरू किया है, 24 घंटा जो उसमें सेवा रहेगी, 5 मंजिला है, बॉम्बे में। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी सुरंग परीक्षण IIT कानपुर द्वारा किया गया है। इसरो और DRDO के मिशन जैसे जो ये मिशन होते हैं, हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल होती है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग जो है ये परीक्षण योजना है। अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, ये अमित शाह द्वारा नरेंद्र मोदी के जीवन पे और कृति जो है उन पे ब्रेल लिपि में बुक लिखी गई है, द प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। भारत का पहला ग्राफीन सेंटर जो है वो कहाँ खोला गया? तो कोच्चि में खोला गया, आपने पढ़ा होगा, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ठीक है। इसी गांव में इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर के एक्सीलेंस सेंटर भी उद्घाटन किया गया। तो स्वच्छ और हरित कार्बन डाइऑक्साइड आधारित जो एयर कंडीशनिंग संयंत्र है INS शिवाजी में, इस संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का खंड का उद्घाटन हुआ है। NH 66 मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा इसको विकसित किया गया, ठीक है। उग्रम DRDO की पुणे स्थित जो प्रयोगशाला है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा जो है ये अत्याधुनिक असाल्ट राइफल विकसित किया गया है, उग्रम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, तो UN ने 2024 को क्या मनाने की घोषणा की है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा की क्षमता का लक्ष्य जो है हमने बढ़ाया है और केंद्र सरकार ने इसको रखा 22,480 मेगावाट। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र जो है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर कहाँ पे खोलने की बात की गई? तो SPGI लखनऊ में खोलने की बात की गई है। सूरत हवाई अड्डा, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। भारत का पहला रेफरेंस ईंधन जो है वो पिछले साल था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया था रेफरेंस गैसोलाइन डीजल ईंधन, ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में हुआ। मिट्टी कैफ़े कहाँ बना? तो ये सुप्रीम कोर्ट में बना। पूर्ता कैफ़े जो है दिव्यांग कर्मचारियों के लिए संचालित है, सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे DY चंद्रचूड़ ने जो है इसका उद्घाटन किया। इस्चिक, ये जो चिकनगुनिया के लिए पहली वैक्सीन की जो है मंजूरी दे दी गई है, इस्चिक की। दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की गई है, किसने किया है? IIT रोपड़ के रिसर्चर्स ने की है। पंजाब में सतलुज नदी की रेत में टेंटिलियम की खोज की गई है, टेंटलम की। इसी तरह अंतर्देशीय जो मछली पालन है उसमें शीर्ष राज्य किसको मिला है? तो यह दर्जा UP को मिला है, इंपॉर्टेंट है। केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन जो है वो WTO की जो स्टडीज़ की वैश्विक सूची में शामिल हुआ है। विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का जो परमाणु है, पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर चीन द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। अब विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ पे? चाइना में है, सिंजुआन प्रांत में। भारत की पहली जायरोक्राफ्टर एयर सफारी सेवा जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में शुरू हुई है। और INS तारमुगली, ये ध्यान देना आपको, ये नौसेना पोत में शामिल हुआ है। वर्ड ऑफ द ईयर, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो 2023 में शामिल किए गए हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को शामिल किया है वर्ड ऑफ द ईयर में। कॉलिंस डिक्शनरी ने AI को शामिल किया वर्ड ऑफ द ईयर में। मरियन वेबस्टर्स ने ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिज को वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है। इस तरह से ये पूरा जो विविध है वो कंप्लीट होता है। अब आपका सिर्फ UP और बिहार स्पेशल है, उसको मैं कल सुबह ही कराऊंगा। मुश्किल से आधे घंटे की क्लास होगी, UP बिहार स्पेशल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्पोर्ट्स का नोट्स बन रहा है, स्पोर्ट्स को नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे, तो कल ही आपकी मैगजीन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग MCQ आधारित जो है क्वेश्चंस करेंगे और 1000 क्वेश्चंस टारगेट करेंगे कंप्लीट करने का, जिससे जो है सब कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के यहीं से आ जाएं। बार बार इसको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा फैक्ट है और फैक्चुअल, इसमें समझाने वाला कुछ था ही नहीं, सब कुछ फैक्चुअल था, इसलिए मैंने इसको लाइन बाय लाइन मैंने आपको करा दिया ताकि जो कुछ गलती ना हो। ये PDF जो है हाईलाइटेड आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।